हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, जिसके ऊपर हम आज डिस्कस करने वाले हैं, वो है साइक्लोहेक्सेन के आइसोमर्स के बारे में। मतलब साइक्लोहेक्सेन के जो आइसोमर्स होते हैं उनके कितने कन्फर्मेशन होते हैं, वो कितने टाइप के कन्फर्मेशन में पाए जाते हैं, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे जो साइक्लोहेक्सेन के जो आइसोमर्स होते हैं उसमें कौन सा ऐसा आइसोमर है जो सबसे ज्यादा स्टेबल है और कौन सा ऐसा आइसोमर है जो सबसे ज्यादा एनर्जी रखता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, खासकर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के अंदर आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं साइक्लोहेक्सेन के आइसोमर्स के बारे में। तो चलिए देखिए, यहां पर आपको साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो यहां पर देखिए, तो साइक्लोहेक्सेन का जो स्ट्रक्चर है ये इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर आपको सिंगल बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन दिख रहे हैं। मतलब ये कार्बन और हाइड्रोजन का बना हुआ होता है और सभी में सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। बट यहां पर एक पॉइंट है जिसको हमको डिस्कस करना पड़ेगा और वही इसके आइसोमर्स को तय करता है। इसी वजह से साइक्लोहेक्सेन के इतने सारे आइसोमर्स पाए जाते हैं, मतलब उनका इतना सारा कन्फर्मेशनल होता है, मतलब कन्फर्मेशन होता है और अलग अलग स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं। तो इसी को हमको डिस्कस करना है। तो अगर आपको इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है तो यहां पर होता ही है कि यहां पर आपको ये जो दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 कार्बन है, हाइड्रोजन भी है। बट यहां पर होता यह है कि 2 3 4 6 और 5 ये जो है ये एक ही प्लेन के अंदर है। ठीक है, ये एक ही प्लेन के अंदर है। बट 1 और 4 जो होता है, इनका जो प्लेन होता है ये बिल्कुल एक प्लेन में नहीं होते हैं, ये दोनों ऊपर नीचे होते हैं। या कई लैंग्वेज में बोला जाता है कि ये जो 1 और 4 नंबर के कार्बन है ये थोड़े से टेढ़े होते हैं इनके हिसाब से, मतलब इनके मुकाबले ये थोड़े से टेढ़े हैं। बाकी ये सब एक ही प्लेन के अंदर है, मतलब ऊपर नीचे हैं, आमने सामने हैं। बट ये दोनों जो है वो टेढ़े मेढ़े हैं। इस वजह से इसको जो कहा जाता है, ये टेढ़े मेढ़े स्ट्रक्चर को बोला जाता है पिकर्ड। क्या बोला जाता है? पकर्ड। ठीक है, PUCKERED, पकर्ड स्ट्रक्चर होता है। तो साइक्लोहेक्सेन इज नॉट ए प्लेनर, इट इज पकर्ड। इस पकर्ड की वजह से, मतलब ये जो 1 और 4 जो कि ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है, बिलो द प्लेन और अबव द प्लेन, जिसकी वजह से इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो पकर्ड होता है, क्योंकि ये टेढ़े होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको अब यहीं पे इसी के हिसाब से, अब ये वाला जो पॉइंट है, कहने का मतलब है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये गलत है। ठीक है, मतलब ये स्ट्रक्चर इसका होता नहीं है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे और इसी के लिए वीडियो है कि इसका स्ट्रक्चर होता कैसे है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो होता ये है कि यहां से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर ये वाला स्ट्रक्चर देखना, इसी स्ट्रक्चर से ये बना है। बट कैसे? देखिए यहां पर ये जो 1 नंबर का कार्बन है ये जाता है लोअर द प्लेन। ठीक है, और ये जो कार्बन होता है, जो 4 नंबर का कार्बन है, ये जाता है अबव द प्लेन। ठीक है, तो ये वाला जो ये 4 नंबर का कार्बन है ये ऊपर चला गया और ये जो 1 नंबर का कार्बन है नीचे की ओर चला गया। और बाकी जो आपको दिख रहा है 2 3 6 और 5 ये एक ही प्लेन के अंदर है। तो ये जो फॉर्म बना, इट इज कॉल्ड चेयर फॉर्म। कौन सा फॉर्म बना है ये? इट इज कॉल्ड चेयर फॉर्म। जो हम कुर्सी होती है ना बैठने की, हम जिसमें लेटते हैं, आराम करते हैं, तो ये है चेयर फॉर्म। क्लियर हो गया? ये 1 नंबर पे। अब होगा ये कि ये जो 1 नंबर वाला कार्बन है और ये 4 नंबर का है। ठीक है, तो अभी 1 नंबर के कार्बन के अंदर एक तरीके से ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये 1 नंबर का कार्बन जो है ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, और जैसे ही ऊपर की तरफ मूव करेगा तो हमको दूसरा स्ट्रक्चर मिलेगा। इट इज कॉल्ड ट्विस्टेड फॉर्म। ट्विस्टेड मतलब ऐसा मुड़ा हुआ। तो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ट्विस्टेड फॉर्म है। ठीक है, और 1 नंबर का कार्बन जो है वो ऊपर की ओर आ रहा है। अब ये 1 नंबर का कार्बन जो होगा वो और ऊपर की ओर आएगा, तो ये यहां आ जाएगा। इट इज कॉल्ड हाफ चेयर, मतलब आधी कुर्सी फॉर्म। तो ये 1 नंबर का कार्बन जो है इट इज कॉल्ड हाफ चेयर। ठीक है, उसके बाद ये और मूव करेगा ऊपर की ओर और यहां पर ये दोनों कार्बन जो होंगे ये आमने सामने आ जाएंगे। इसे बोलेंगे हम बोट फॉर्म। बोट मतलब जो कश्ती होती है, नाव होती है, तो ये बोट फॉर्म है। क्लियर हो गई आपको बात? जैसे ये कार्बन आपस में आमने सामने आएंगे, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल्सन करेंगे, मतलब ये एक दूसरे को दूर फेंकेंगे, या हम कह सकते हैं यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब यही होता है कि ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को मतलब अपोज करेंगे। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस को मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूं कि अगर आपके पास एक स्ट्रक्चर है और उन दोनों स्ट्रक्चर के बीच में अगर 2 मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के बीच में एक वांडरवाल दूरी में आ जाते हैं, याद रखिएगा वांडरवाल दूरी में आ जाते हैं, तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को अपोज करते हैं, तो इसे बोला जाएगा स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट। ठीक है, तो यहां पर होगा स्टेरिक हिंड्रेंस। तो इस वजह से ये बोट फॉर्म जो होगा ना वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। और अब ये 1 नंबर के कार्बन ने तो मूव करना स्टार्ट कर दिया था, तो 1 नंबर का कार्बन जो होगा वो वहीं रुका रहेगा। अब बारी है 4 नंबर कार्बन की। तो जो 4 नंबर का कार्बन है ये नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, ये पहले जो था वो लोअर द प्लेन था, ये अबव द प्लेन हो गया। और जो अब 4 नंबर का कार्बन है, ये जो अबव द प्लेन था ये लोअर द प्लेन आएगा। ठीक है,
तो ये जो 4 नंबर का कार्बन है ये लोअर द प्लेन, या मैं एक वर्ड और कह सकता हूं बिलो द प्लेन आएगा, ठीक है, बिलो द प्लेन वर्ड होता है। तो ये अबव द प्लेन और ये बिलो द प्लेन अब नीचे की तरफ मूव करेगा। तो जैसे ये नीचे की तरफ मूव करेगा हमको मिलेगा हाफ चेयर, जो यहां भी मिला था वापस हमको हाफ चेयर मिलेगा। मतलब अब हम वापस उल्टा चल रहे हैं। यहां पर जैसे यहां आए थे ना बोट, हाफ चेयर, ट्विस्टेड और चेयर, सेम उसका उल्टा चलेंगे। तो बोट से फिर हाफ चेयर फॉर्म में हम आएंगे, फिर हम ट्विस्टेड फॉर्म में आएंगे और वापस फिर चेयर फॉर्म में आएंगे। बट इस चेयर फॉर्म में होगा ये कि यहां पर जो 4 नंबर वाला है वो अब लोअर द प्लेन आ गया है और ये अबव द प्लेन आ गया है, मतलब अब इसका उल्टा हो जाएगा। तो इस तरीके से साइक्लोहेक्सेन जो होता है वो डिफरेंट आइसोमरिज्म शो करता है। इसी को हम बोलते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। यहां पर साइक्लोहेक्सेन जो है वो बेसिकली स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है, इसी वजह से उसके जो कार्बन है वो अलग अलग फॉर्म में मतलब मूव कर रहे हैं, और मूवमेंट होने की वजह से साइक्लोहेक्सेन जो हो रहा है वो हमको इतने सारे स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवा रहा है। बेसिकली तो अगर देखा जाए तो मोटे मोटे तौर पे यहां पर हमको 4 स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, और 4 स्ट्रक्चर किसकी वजह से मिल रहे हैं? ये 1 नंबर और 4 नंबर कार्बन की वजह से, क्योंकि ये जो है ये ट्विस्ट मतलब थोड़े से स्ट्रक्चर में टेढ़े होते हैं और अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन होते हैं, जिसकी वजह से ये मूवमेंट करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि साइक्लोहेक्सेन में इन सभी स्ट्रक्चर्स जो बने हैं इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी किस स्ट्रक्चर के अंदर है और सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किस स्ट्रक्चर के पास है। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि जो हमको साइक्लोहेक्सेन के जो इतने सारे आइसोमर्स मिले हैं इनमें सबसे ज्यादा एनर्जी किस आइसोमर की होती है। तो पहले हम एनर्जी पे बात करते हैं, फिर हम स्टेबिलिटी के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो पहले एनर्जी बता दूं, तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है, तो देखिए इस टाइप से मैं आपको बता देता हूं, ये एनर्जी बता देता हूं। तो सबसे ज्यादा एनर्जी जिन आइसोमर्स की होती है वो होती है हाफ चेयर फॉर्म, ठीक है। हाफ चेयर फॉर्म जो होते हैं ये सबसे ज्यादा एनर्जेटिक मॉलिक्यूल होते हैं, सबसे ज्यादा एनर्जी वाला आइसोमर होते हैं। उसके बाद होती है बोट फॉर्म की, मतलब फर्स्ट नंबर पे तो ये आ गया आपका हाफ चेयर, ठीक है। दूसरे नंबर पे होता है बोट फॉर्म, उसके पीछे मतलब हाफ चेयर से कम एनर्जी फिर बोट फॉर्म की होती है। तीसरे नंबर पे होता है ट्विस्टेड, ठीक है, और चौथे नंबर पे होता है फिर चेयर फॉर्म, ठीक है। तो अगर एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे ज्यादा एनर्जी होती है हाफ चेयर की, फिर उसके बाद होती है बोट फॉर्म की, उसके बाद होती है ट्विस्टेड फॉर्म की, और उसके बाद होती है चेयर फॉर्म की, ठीक है। तो ये हो गया इसका एनर्जी। और अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की, सबसे ज्यादा स्टेबल आइसोमर कौन सा है, तो आप इसको उल्टा कर लीजिए। सबसे ज्यादा स्टेबल होता है आपका चेयर फॉर्म, उसके बाद होता है ट्विस्टेड, उसके बाद होता है बोट, और सबसे कम स्टेबल होता है आपका हाफ चेयर फॉर्म, ठीक है। तो एनर्जी जो होगी वो हाफ चेयर की सबसे ज्यादा होगी, बट स्टेबिलिटी हाफ चेयर की सबसे कम होगी। वहीं अगर हम बात करें चेयर फॉर्म की, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, बट सबसे कम एनर्जी जो होगी वो चेयर फॉर्म की होगी। क्लियर हो गई बात? तो आप इस टाइप से इसको देख सकते हैं, और मैंने बिल्कुल सिस्टमेटिक इसी वजह से ये आपको मैंने जो डायग्राम बनाया है वो ऐसे ही बढ़ते हुए क्रम में बनाया है कि सबसे नीचे चेयर फॉर्म, उसके बाद ट्विस्टेड, उसके बाद बोट, और उसके बाद हाफ चेयर। तो एनर्जी इस टाइप से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है आपको। क्लियर हो गई? तो आप चाहें तो इसके ऊपर इस टाइप से ड्रॉ भी कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा यहां पर आपका मॉलिक्यूल जो है वो अगर आप देख सकते हैं तो यहां पर आ गया आपका हाफ चेयर, ठीक है। हाफ चेयर जो है, सॉरी, आपका हाफ चेयर यहां पर है, ये हाई एनर्जी पर है, तो ये हाई एनर्जी, ठीक है, ये हाई एनर्जी हो गई। उसके बाद ट्विस्टेड, और उसके बाद ये बोट फॉर्म, ठीक है। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। यहां पर भी आपकी हाफ, ठीक है, उसके बाद यहां, उसके बाद यहां। तो इस टाइप से आप बना सकते हैं इसको। तो इससे भी आपको डिनोट हो जाएगा और पता चल जाएगा। आप कागज पे लिख सकते हैं, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी। आप इस टाइप से एग्जाम में भी लिख सकते हैं, तो बिल्कुल इजीली वे में क्लियर हो जाएगा कि सबसे ज्यादा एनर्जी जो है हाफ चेयर की है, उसके बाद बोट फॉर्म की है, उसके बाद ट्विस्टेड की है, और उसके बाद चेयर फॉर्म की है। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर आपको दिख रहा है, तो कई बार जो हमारे वाइवाज जो होते हैं, अगर आप स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर आपके सिलेबस में है तो प्रैक्टिकल जरूर होंगे केमिस्ट्री के, और वहां पर जब भी आपको एक्सटर्नल में वाइवा होगा तो आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइक्लोहेक्सेन के अंदर जो आपका जो बोट शेप है वो ज्यादा एनर्जी रखता है एज कंपेयर टू चेयर फॉर्म, मतलब चेयर फॉर्म के पास एनर्जी कम होती है, और यहाँ पर अगर आपको दिख रहा हो तो आपका जो बोट फॉर्म है उसके पास एनर्जी काफी ज्यादा होती है। उसका रीजन ये होता है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये दोनों कार्बन जो है इनकी दूरी जो है वो काफी दूर है, जिसकी वजह से इनके बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस जो होता है वो नहीं हो पाता है, और ये दोनों एक दूसरे को रिपल्स नहीं करते हैं, एक दूसरे को, कहने का मतलब एक दूसरे को अपोज नहीं करते हैं। वहीं अगर आप यहां देखें तो यहां पर खासकर बोट फॉर्म में, तो यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर जो कार्बन है वो अपने काफी क्लोज आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से एक दूसरे को अपोज करते हैं और रिपल्स करते हैं। बट यहां पर अगर हम देखें तो बोट फॉर्म की एनर्जी हमारे हाफ चेयर से तो कम है, सबसे ज्यादा एनर्जी जो होती है हाफ चेयर में होती है। उसका रीजन भी स्टेरिक हिंड्रेंस है। यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस इतना ज्यादा होता है जिसकी वजह से यहां पर एनर्जी जो होती है वो कम हो जाती है और हाफ चेयर में एनर्जी बढ़ जाती है, इसलिए हाफ चेयर की एनर्जी ज्यादा है
और बोर्ड की एनर्जी हाफ चेयर से कम है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो एनर्जी और स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है वो है स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में होने वाला इंटरेक्शन। क्लियर हो गई बात? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ये वाला पॉइंट आपको क्लियर करा है। तो यहीं पे हमारा ये जो वीडियो है ये कंप्लीट होता है, जिसमें हमने डिस्कशन किया साइक्लोहेक्सेन के आइसोमर्स के कन्फर्मेशंस के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसकी लिस्ट में आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट वर्क से जुड़े हुए हैं, और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है, तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं। तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।